अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। इमरान खान के खिलाफ साइफर का केस बनाते हुए एफआईए के सीटीडब्ल्यू यानी कि काउंटर टेररिज्म विंग ने एक संगीन तरीन गलती कर दी है। और इस गलती की जो निशानदेही है वो नामवर वकील मियां अली इशफाक ने की है। और मियां अली इशफाक के नजदीक ये इतनी बड़ी गलती है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो साइफर का केस बनाया गया है ये ऐसे चुटकियां बजाते हुए ये केस ही खत्म हो जाएगा और इमरान खान जो है वो साइफर के मामले के अंदर बिल्कुल बेगुनाह साबित हो जाएंगे। और ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये केस ना सिर्फ उजलत में जल्दी में बनाया गया है बल्कि एक फेक और बोगस केस है। एफआईए के सीटीडब्ल्यू विंग ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी और अब इस गलती को एफआईए के जो आला हुकाम है वो डिफेंड कैसे करेंगे, मियां अली इशफाक ने इसकी निशानदेही कैसे की, ये एक बड़ा अहम मामला है। और इस हवाले से मैं आपके सामने जो है वो कुछ चीजें रख देता हूं। आपको इस टाइम जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक इंक्वायरी का इंदराज हुआ था, उसकी कॉपी आपको नजर आ रही है। और इस पर मियां अली इशफाक ने ये जो इंक्वायरी नंबर है 111/2023 और तारीख है 5 अक्टूबर 2022 की, इसका हवाला दिया। और इसका हवाला देते हुए मियां अली इशफाक ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है कि साइफर केस की एफआईआर का मुताला करते हुए पहली लाइन में ही देखी तो कानूनी तौर पर बहुत बड़ा ब्लेंडर सामने आया, जिसके मुताबिक इंक्वायरी नंबर 111/23 लिखा है जबकि इंक्वायरी इंदराज की तारीख 5 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई है। इंतहाई अहम बनाया गया केस आंखों और दिमाग बंद करके एफआईए सीटीडब्ल्यू विंग यानी कि एफआईए का जो काउंटर टेररिज्म विंग है उन्होंने तैयार किया है। ना बनने वाला केस ऐसे ही बनाया जाता है, वैसे ये केस कैसे अदालतों में चलेगा, न चल पाएगा न ठहर पाएगा। इसके तमाम तर कानूनी पहलुओं का मुताला करने के बाद यह केस किसी मंतक पर पूरा नहीं उतरता, महज ज़ाब्ते की कार्रवाई पर मबनी लगता है। अब ये आपने डॉक्यूमेंट देख लिया और अब इसके हवाले से जो मियां अली इशफाक हैं बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लेंडर है कि इंक्वायरी नंबर 111/2023 यानी कि 2023 के अंदर एक इंक्वायरी जो है वो लग रही है जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि जबकि इंक्वायरी इंदराज की तारीख 5 अक्टूबर 2022 है, तो अब 5 अक्टूबर 2022 को जिस इंक्वायरी का अंदराज हो चुका है वो जो है इंक्वायरी उसका अब नंबर जो है नंबर 111 2023 के अंदर कैसे डाल सकते हैं। मतलब एक जो इंसिडेंट बाद में होना था वो पहले हो गया, तो उसको आप कैसे डिफेंड कैसे कर सकते हैं। इतनी बड़ी गलती सीटीडब्ल्यू विंग जो है वो एफआईए का उन्होंने कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये केस ही बोगस है, जेली केस है, एक इस केस का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, अदालतों में जाएगा ऐसे चुटकियां बजाते हुए फारिग हो जाएगा। बज़ाहिर तो मियां अली इशफाक साहब यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये वाली बात इस तरीके से मियां अली इशफाक साहब की मैंने देखी तो उसके बाद एफआईए के अंदर मेरे कोई दोस्त है, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा किस तरह से चीज आई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये जो लेटर है ना जो अब तक पहुंचा है यही फेक हो। अब मियां अली इशफाक साहब जो है वो कानून की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे इस चीज की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बगैर किसी तहकीकात के ऐसे ही कोई फेक सा डॉक्यूमेंट जो है ना वो किसी जगह के ऊपर पब्लिश कर देंगे। तो इस इम्कान को तो मैंने रद्द ही कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने दो चीजें बताई। एक उन्होंने कहा जी टाइपो एरर यानी कि टाइपिंग एरर, जब आप इसको बना रहे थे तो उसके अंदर हो सकता है कि आपने 2022 लिखना हो लेकिन 2023 कर दिया हो। और दूसरी बात है कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। और अगर इस तरीके से करके सिर्फ राइटिंग के अंदर 2022 की जगह पे 2023 लिखने से अगर इस तरीके से इतना बड़ा और इंतहाई अहम नोयत का केस जो है वो फारिग होने लग पड़े, फिर तो अल्लाह ही मालिक है ना, फिर तो पाकिस्तान के अंदर केसेस का कोई मुस्तकबिल ही नहीं रहेगा। फिर तो जो भी वकील होगा वो इतनी लंबी चौड़ी जो उसके पास एक केस आता है उसकी जो हिस्ट्री आती है उसमें से एक दो पॉइंट निकालेगा जहां पे गलती होगी और वो कहेगा जी ये तो केस नहीं बनता, गलत है, ये बोगस है, ये फेक है, ये बनता नहीं था, जेली तरीके से फंसाया जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं होता। फिर जो मेरी एक नाकिस अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी जगह के ऊपर पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इदारा होता है अगर वो इस तरीके से कोई गलती हो जाती है जिमनियों के अंदर जो है उस चीज को दुरुस्त कर लिया जाता है, वहां पे बता दिया जाता है कि ये गलती हुई थी और हमने जिमनी के अंदर इसको दुरुस्त कर लिया। आपकी नजर में ये जिस अमल की तरफ मियां अली इशफाक साहब ने इशारा किया है और उन्होंने बताया है, क्या वाकई साइफर का मामला ऐसे चुटकियां बजाते हुए हल हो सकता है या फिर एफआईए हुकाम के पास पॉइंट्स भी हैं और वो इसको डिफेंड कर लेंगे? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक तो अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो दूसरा मामला है ना वो बड़ी अहमियत का मामला है और वो है चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि कोई भी पुलिस कोई भी इदारा किसी भी केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा। बल्कि हमने देखा कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने तो अहकाम दिए थे, उन्होंने लाहौर पुलिस को कहा था कि आप चौधरी साहब को घर के अंदर घर के पास छोड़कर आएंगे
और उनकी बाहिफाजत वहां पे पहुंच को यकीनी बनाएंगे। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही चौधरी परवेज इलाही साहब गलबन अपनी गली के अंदर दाखिल हुए तो जो लतीफ खोसा साहब हैं उनको पहले गाड़ी से बाहर निकाला गया, पर परवेज इलाही साहब को ऐसे लोगों ने हाथों पे उठाया और उठा के जो है ना वो पता नहीं किधर लेकर चले गए। उस वक्त बड़ी खबरें चली जी, और जो उनके बेटे हैं मुन्नस इलाही वो भी कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब को अगवा कर लिया गया है, बाजियाब करवाएं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर पता चला, खबरें आई कि इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को अपनी हिरासत में लिया है और 3 MPO के तहत किया गया है। अब 3 MPO के तहत कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारी हुई है, आइन मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो किसी मुश्किल के अंदर फंसते हुए नजर आए, और उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह है, वो भी आपको बताऊंगा। और इससे भी अहम वजह यह है कि हफ्ते की सुबह यानी कि लाहौर से चौधरी परवेज इलाही साहब को उठाया गया, लाया गया अडयाला जेल, और अडयाला जेल से हफ्ते की सुबह उनको उठाकर ना एक और मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। ये मकाम कौन सा था, इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम इतलात आई हैं, वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया था कि चौधरी परवेज इलाही को कोई इदारा या पुलिस किसी और मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि 3 MPO के तहत हमने गिरफ्तार की है। अब 3 MPO क्या होता है? बेसिकली 3 MPO जहां पे जिले सरबराह यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो समझे कि ये जो बंदा है इसकी वजह से अमन अमान की जो सूरत हाल है वो खराबी की तरफ जा सकती है, अमन अमान का मसला हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, तो वो ऐसे शख्स को हिरासत में ले लेते हैं। और हमने देखा कि जब से ये PTI के खिलाफ क्रैकडाउन है तो बहुत सारे लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं वो चौधरी परवेज इलाही की वजह से भी एक और मुश्किल में फंस सकते हैं। ये गलबन 16 अगस्त का दिन था, 16 अगस्त की तारीख थी, और उसमें जो है ना जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो शहरियार अफरीदी हैं और शंदाना गुलजार के केस को सुनते हुए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए थे कि ये नहीं हो सकता, इस तरीके से 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। लेकिन शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार के बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने फिर वो 3 MPO के तहत चौधरी परवेज इलाही को भी गिरफ्तार कर लिया। तो अब बज़ाहिर जब ये केस लगेगा, अभी तो उन्होंने केस के लिए दरखास्त दे दी है और उनकी इस्तदा ये है कि नहीं, इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो बरी करें, उनको बाहर निकालें, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो अब हो सकता है कि अगर ये केस बाबर सत्तार साहब के पास लगे तो फिर वाकई इम्कानात हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो मुश्किल में फंस सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं जब उनको लाहौर से इस तरीके से हिरासत में लिया गया और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में रावलपिंडी इस्लामाबाद लाया गया और फिर पता चला कि अडयाला जेल उनको पहुंचा दिया गया, तो अडयाला जेल के अंदर तो इस तरीके से कैदी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अडयाला जेल से उठा के उनको और जगह के ऊपर मुंतकिल क्यों करना पड़ा, और अभी परवेज इलाही साहब कहाँ पे मौजूद हैं? तो इस हवाले से जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही जो है वो अटक जेल के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल वही अटक जेल जहां पे इमरान खान जो है वो भी साइफर के मुकदमे के अंदर वहां पे जुडिशियल रिमांड के ऊपर हैं, कैद हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब को एक अलग सेल में रखा गया है और उनको इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं है। अब बज़ाहिर शायद अगर किसी ने बात करनी है, क्योंकि जब इस तरीके से सियासी गिरफ्तारियां होती हैं तो बातचीत का रास्ता जो है वो खुला रहता है, बातचीत होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, आपस में बातचीत की जाती है। तो वो शायद यहाँ पे अडयाला जेल के अंदर उस तरीके से कुछ मुश्किलात आ रही थी, इतना आसान नहीं था, इसलिए भी चौधरी परवेज इलाही साहब को मुमकिन और मुबैना तौर के ऊपर अटक जेल मुंतकिल किया गया है ताकि वहां पे कोई बातचीत या मुज़ाकरात बैठ के कुछ मामला तय करें या चौधरी साहब से बात की जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस तरीके से कोई बात जो है वो सामने आ सकती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी PTI से लतलकी का ऐलान करें। लेकिन बिल आखिर अगर कोई ऐलान लतलकी का ऐलान करता है या नहीं करता, लेकिन ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक हकीकत है और खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए अगर इकदाम करने हैं तो फिर इमरान खान को आप पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते, और ये बासर इदारों की बासर शख्सियात को पता है। इसलिए ऐन मुमकिन है कि इमरान खान और परवेज इलाही साहब के साथ अटक जेल में उनकी मौजूदगी के दौरान बातचीत जो है उसके इम्कानात बढ़ जाएं। फिलहाल तो जो इमरान खान है उन्होंने किसी भी बातचीत को और बाहर जाने की जो ऑफर उनको दी गई मुमकिन तौर के ऊपर उसको उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और मैं यहाँ पे रहूंगा। लेकिन जो इस मुल्क के करता धरता है उनको भी पता है कि PTI एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उसको बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इमरान खान को आप पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दें, और वो भी पाकिस्तानी है और वो भी इस हवाले से सोचेंगे और यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान के साथ एक मुस्बत बातचीत का आगाज जो है वो जल्द दोबारा होगा। लेकिन कब और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस हवाले से आपका क्या फीडबैक है जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।